स्वागत है आप सभी का अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। हम जो देख रहे थे विविध प्रश्न हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और अभी आपकी एल.टी. की परीक्षाएं होने वाली हैं तो उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, स्थापना कुंवर नारायण की काव्यकृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं छड़वाद की धारणा से अनुप्राणित है। तर्क होगा, छड़वाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है। इसका उत्तर होगा ए सही और आर गलत। प्रस्तुत स्थापना सही है क्योंकि कुंवर नारायण की काव्यकृति चक्रव्यूह की कुछ रचनाएं छड़वाद की धारणा से अनुप्राणित या प्रभावित हैं। छड़वाद नई कविता की प्रमुख विशेषता है। दिया गया तर्क असत्य है क्योंकि छड़वाद छायावादी कविता की नहीं अपितु नई कविता की विशेषता है। वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है। यह कथन किस विद्वान का है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है। उपर्युक्त कथन को शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार पुस्तक की भूमिका में कहते हैं। वे पूर्वी वनपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध है प्रताप नारायण मिश्र जी से। उपर्युक्त पंक्तियां शुक्ल जी ने प्रताप नारायण मिश्र के बारे में कही हैं। इन्होंने भी उर्दू के उन्हीं शब्दों को लिया जिनका चलन हिंदी में पूर्व काल से था। इनकी भाषा में विशेष सजीवता और बोलचाल का चलताऊपन है। इनमें विनोद प्रियता अधिक है। इसी विनोद प्रियता के कारण ये पूर्वीपन की परवाह न करके बैसवारे की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का प्रयोग निसंकोच करते थे। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। इन पंक्तियों का संबंध प्रताप नारायण मिश्र जी से है। प्रस्तुत पंक्तियों को प्रताप नारायण मिश्र ने हरिगंगा गीत के माध्यम से उस समय लिखा और ब्राह्मण में छापा था जब अनेक ग्राहकों ने ब्राह्मण का शुल्क नहीं भेजा था। इसी तरह उन्होंने विज्ञापन में लिखा था, दाता जजमान प्यारे पाठक अनुग्रह ग्राहक 4 महीने हो चुके ब्राह्मण की सुधि लेव। जब हम प्रीति उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन उद्धृत है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। प्रस्तुत गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर के निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। यह पंक्ति हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई थी। दिनकर की कौन सी काव्यकृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो वह कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित विचारात्मक काव्य है। इसमें भीष्म पितामह तथा धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद हैं। इस रचना में महाभारत कुरुक्षेत्र में के भीषण नरसंहार के पश्चात युधिष्ठिर कहते हैं कि यदि आपने अपने अहंकार और अपमान के प्रतिशोध में आकर हम युद्ध में लिप्त न होते तो नरसंहार बचाया जा सकता था। पर जब वे उस पश्चाताप की अभिव्यक्ति सरसैया पर पड़े नीति निपुण भीष्म पितामह से करते हैं तो उनका उत्तर होता है कि अकीर्ति और अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना ही धर्म है। क्षमा भी उसे ही शोभा देती है जिसमें शक्ति हो। बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत उर्दू फारसी के कवियों ने किससे की है? पद्य सिंह शर्मा से। पद्य सिंह शर्मा को तुलनात्मक समीक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने 1907 में सरस्वती पत्रिका में बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलना की थी। इसके बाद संस्कृत और हिंदी कविता में बिंब प्रतिबिंब भाव भिन्न भिन्न भाषाओं में समानार्थी पद्य आदि निबंधों में वे तुलनात्मक आलोचना के कार्य को आगे बढ़ाते रहे। इसी क्रम में उनकी प्रसिद्ध कृति बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने बिहारी की तुलना संस्कृत प्राकृत उर्दू तथा हिंदी के कवियों से की है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किया है बिहारी ने। आचार्य शुक्ल जी की शब्दावली का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि सफल मुक्तकार
के मुक्तक कार्य के लिए जो कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति वांछनीय है, वह बिहारी में पूरी तौर से वर्तमान थी। बिहारी की यह विशेषता है कि वे कल्पना के सहारे बहुत से चित्रों को एक साथ उपस्थित कर भाषा की समाज शक्ति के कारण दोहे जैसे छंद में उन्हें गुम्फित कर देते हैं। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किन 3 शाखाओं में हुआ है? तो पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास हुआ सौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री से। पाली को प्रथम प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। इसमें प्राकृत का जो रूप था उसका विकास सौरसेनी, मागधी तथा महाराष्ट्री नामक 3 शाखाओं से हुआ है। पाली भाषा बौद्ध साहित्य की भाषा है। व्याकरण ग्रंथ कच्चायन व्याकरण है, मोगलान व्याकरण है, सद्नीति व्याकरण है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा रही है। कच्चायन के अनुसार पाली में कुल 41 ध्वनियाँ थी, जिनमें 8 स्वर और 33 व्यंजन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो उन्होंने कहा है केशवदास को। केशव की कविता में अलंकार, चमत्कार प्रदर्शन एवं पांडित्य प्रदर्शन की प्रमुखता है। उनकी कविता में क्लिष्टता आ गई है, जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। उनकी कविता की क्लिष्टता के विषय में यह उक्ति भी प्रायः कही जाती है, कवि को देन न चह विदाई, पूछे केशव की कविताई। आचार्य शुक्ल ने उनके संबंध में कहा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। 84 वर्षों की वार्ता और 252 वर्षों की वार्ता मूल रूप से है एक जीवन वृत्त। 84 वर्षों की वार्ता और 252 वर्षों की वार्ता मूल रूप से जीवन वृत्त है। कृष्ण भक्त कवियों के जीवन वृत्त की चर्चा जिन ग्रंथों में है उनके नाम है 84 वर्षों की वार्ता, गोकुलनाथ, 252 वर्षों की वार्ता, ये भी गोकुलनाथ की है, भक्तमाल नाभादास, भाव प्रकाश हरिराय और वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ। 252 वर्षों की वार्ता के लेखक अभी हम लोगों ने पढ़ा गोकुलनाथ जी हैं। 84 वर्षों की वार्ता, ये भी गोकुलनाथ। गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वर्षों की वार्ता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो भारतेंदु युग के लेखकों की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु और उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। यह कथन भारतेंदु युग से संबंधित है। इस संदर्भ में कहा जाता है कि वे इच्छा किया, आशा किया ऐसा प्रयोग भी कर जाते थे और वाक्य विन्यास की सफाई पर उतना ध्यान नहीं रखते थे, पर उनकी भाषा हिंदी ही होती थी, मुहावरे के खिलाफ प्रायः नहीं जाती थी। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो वो विजयदेव नारायण शाही हैं। विजयदेव नारायण शाही मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है। मार्क्सवादी आलोचकों में सर्वप्रथम शिवदान सिंह चौहान का नाम आता है। इनके प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं प्रगतिवाद, साहित्य और की परख, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं और साहित्यानुशीलन। सर्वविख्यात मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा है। उनकी आलोचना ग्रंथ है प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य आदि। इस वर्ग के अन्य उल्लेखनीय आलोचक हैं अमृत राय, नई समीक्षा, नामवर सिंह, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, इनके आलोच्य ग्रंथ हैं। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक है रामविलास शर्मा। संकलन त्रय में कौन शामिल नहीं है? तो संकलन त्रय में वस्तु शामिल नहीं है और संकलन त्रय में स्थान, काल और कथानक शामिल होते हैं। संकलन त्रय के अंतर्गत कौन तत्व शामिल नहीं है? तो इसमें से गीत शामिल नहीं है, स्थान, घटना और काल शामिल हैं। संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं होती है? प्रभाव संकलन की। समय संकलन में स्थान संकलन और कार्य संकलन की गणना इसमें होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी लेखन के लिए अनिवार्य नहीं है? तो तुक इसमें से अनिवार्य नहीं है। तुक काव्य के लिए अनिवार्य होता है। चरित्र, परिवेश और भाषा ये कहानी के लिए अनिवार्य तत्व हैं। कहानी का तत्व नहीं है रंगमंच।
कथा वस्तु, चरित्र और देशकाल एक कहानी का तत्व है, रंगमंच नाटक का तत्व होता है। समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को कहा जाता है लीड। समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को लीड कहते हैं। पुस्तकों के प्रारंभिक पृष्ठ पर आमुख लिखा जाता है। विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है? सही जानकारी। विज्ञापन के संबंध में सही जानकारी नैतिक है, नैतिकता है जिसे उपभोक्ता सही उत्पादों को क्रय कर सके। अन्य विकल्पों में अनैतिकता प्रदर्शित हो रही है, जैसे कि शर्त को छोटे टाइप में छापना, भ्रामक चित्र बनाना या अधूरी जानकारी देना। निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है? फीचर लेखन का उद्देश्य शून्य पठनीयता नहीं है। फीचर लेखन का उद्देश्य मनोरंजन, ज्ञानवर्धन तथा मार्गदर्शन होता है। शून्य पठनीयता इसमें शामिल नहीं है। फीचर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? फीचर के संबंध में फीचर किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। सही है। फीचर कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता कौशल के साथ मनोरंजक शैली में प्रस्तुत आलेख है, भी सही है। फीचर समाचार मूलक भी हो सकता है और विशिष्ट व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों, त्योहारों, मेलों और प्राकृतिक आपदाओं आदि पर भी लिखा जा सकता है। फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का विस्तृत आलेख है, ये कथन सत्य नहीं है। विकल्प डी कथन फीचर के विषय में सही नहीं है। फीचर लोगों को रुचिकर लगने वाला ऐसा कथात्मक लेख है जो हाल के ही समाचारों से जुड़ा नहीं होता, बल्कि विशेष लोग, घटना, स्थान आदि पर केंद्रित होता है। रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? रेडियो आलेख लिखते समय निम्नलिखित का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह मुद्रण तकनीक में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। शेष रेडियो आलेख लिखते समय प्रयोग करना चाहिए। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना किसके माध्यम से दी जाती है? तो उद्घोषणा के माध्यम से। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना उद्घोषणा के माध्यम से दी जाती है। उद्घोषणा करने वाले को उद्घोषक कहा जाता है। डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में प्रधान है तथ्य। डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में तथ्य प्रधान होता है, भाव, विचार तथा तर्क गौण होते हैं। टीवी चैनलों पर कमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य होता है विज्ञापन से। विभिन्न कंपनियां अपने उत्पादों को विक्रय हेतु श्रव्य दृश्य संचार के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है, जो कार्यक्रमों के प्रसारण के मध्य में कुछ समय के लिए प्रसारित किए जाते हैं। टेलीविज़न पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंध की तकनीकी व्यवस्था कौन करता है? तो ये करता है अभिकल्पकार। टेलीविज़न पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंध की तकनीकी व्यवस्था अभिकल्पकार करता है। टेलीविज़न लेखन में दृश्यांकन में किसकी भूमिका नहीं होती है? निर्माता की। टेलीविज़न लेखन में निर्देशांकन में निर्माता की भूमिका नहीं होती। अन्य सभी कलाकार, कैमरामैन टेलीविज़न लेखन के दृश्यांकन में भूमिका निभाते हैं। साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण नहीं है सुंदरता। साक्षात्कारकर्ता के लिए मृदुभाषिता, स्पष्टवादिता तथा तार्किकता अनिवार्य गुण हैं। सुंदरता इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? साक्षात्कार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, सत्य है। साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है, ये कथन गलत है। जबकि साक्षात्कार सूचना लेने का विशिष्ट माध्यम है, सही है। साक्षात्कार आज की पत्रकारिता की महत्व जरूरत है, ये भी सही है। प्रशासनिक टिप्पणी का दूसरा नाम है नेमी टिप्पणी। जब कोई नई पावती कार्यालय में आती है तब उस पर शीघ्र कार्रवाई करने के उद्देश्य से अधिकारी हाशिए में अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी को जो आदेश या दिशा निर्देश देते हैं उसे हाशिया टिप्पणी या नेमी टिप्पणी कहा जाता है। इसे प्रशासनिक टिप्पणी भी कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है अलंकारिकता, जबकि वैज्ञानिकता, भाषिक विशिष्टता और अनुप्रयुक्तता ये इसकी विशेषता है। प्रयोजन मूलक हिंदी की संरचना, संचेतना एवं संकल्पना के विशेषण में से उसमें अंतर्निहित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं उद्घाटित होकर सामने आती हैं, जिनमें प्रमुख है
अनुप्रयुक्तता, वैज्ञानिकता, सामाजिकता, भाषिक विशिष्टता। सिटीजन का हिंदी परिभाषिक शब्द है उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात आदमी, मानव और नागरिक, ये सभी सिटीजन के परिभाषिक शब्द हैं। सेलिबल का व्याकरणिक व पारिभाषिक शब्द है अक्षर। लाइसेंस का हिंदी अर्थ है अनुज्ञप्ति। इंटरव्यू का हिंदी अर्थ होगा भेंटवार्ता। सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार आदि के तथ्यों, निर्देशों के सुनियोजित संयोजन एवं प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को कहते हैं संक्षेपण। सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार आदि तथ्यों एवं निर्देशों के सुनियोजित संयोजन एवं प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को संक्षेपण कहते हैं। पल्लवन संक्षेपण का ठीक विपरीत प्रकृति वाला है। किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। प्रारूपण से तात्पर्य सरकारी कार्यालयों में व्यवहृत आलेखनों से है, जो दो प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक प्रारूपण, उन्नत प्रारूपण प्रतिवेदन का एक प्रकार का ज्ञापन होता है, जो किसी घटना अथवा आयोजन के संबंध में लिखित विवरण प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन का अंग्रेजी अर्थ रिपोर्ट होता है। निम्नलिखित में से कार्यालयी हिंदी का कौन सा प्रयोग क्षेत्र नहीं है? तो रचनात्मक लेखन इसका क्षेत्र नहीं है, जबकि अनुवाद, प्रतिवेदन और संक्षेपण इसका क्षेत्र है। गुप्त संदेश जिसे द्रुत डाक द्वारा तत्काल भेजने का आदेश होता है उसे कहते हैं सेविंग्राम। गुप्त संदेश जिसे द्रुत डाक या द्वारा तत्काल भेजने का आदेश होता है उसे सेविंग्राम कहते हैं। साहित्य है शिवेतर रचते सामान्य के लिए है और सबका हित चाहता है। ये तीनों कथन सत्य होंगे साहित्य के संबंध में, तो ऑप्शन 20 में से सही हो जाएगा। काव्य निर्माण में 100% कल्पना शक्ति का विशेष हाथ रहता है और यही कल्पना शक्ति अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिंब निर्माण के क्षेत्र में अदा करती है। उसका महत्वपूर्ण कार्य बिंब प्रस्तुत करना है। शेष कथन साहित्य के बारे में सही नहीं है। खुदेड़ गीत है विरह गीत। खुदेड़ गीत विरह गीत है। वियोग, श्रृंगार या करुण रस से संबंधित जिन गीतों का घसियारियों ने सबसे अधिक सृजन किया, उन प्रियजनों के वियोग में गाए जाने वाले गीतों को गढ़वाली बोली में खुदेड़ गीत की संज्ञा से अभिहित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक कथाकार उत्तराखंड से नहीं है? तो वेदराही इसमें से उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, जबकि हिमांशु जोशी, शैलेश मटियानी और विद्यासागर नौटियाल ये उत्तराखंड से संबंधित कथाकार हैं। वेदराही हिंदी और डोगरी के महत्वपूर्ण साहित्यकार, फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक के रूप में विख्यात हैं। इनका जन्म 22 मई 1933 को जम्मू कश्मीर में हुआ था। इन्होंने दरार, कालीघटा, पवित्र, पापी, पहचान, कठपुतली जैसे लोकप्रिय हिंदी फीचर फिल्मों का लेखन व निर्देशन किया तथा कथा सागर, मीराबाई, रिश्ते, चित्रकथाएं जैसे दूरदर्शन धारावाहिकों का लेखन निर्देशन भी किया। शेष उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार हैं। नंदा देवी राज जात यात्रा कितने वर्ष में होती है? तो ये हर 12वें वर्ष में होती है। नंदा देवी राज जात यात्रा उत्तराखंड राज्य में होने वाली नंदा देवी की एक धार्मिक यात्रा है। यह प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। अंतिम राज जात यात्रा वर्ष 2014 में हुई थी। मां नंदा को उनके ससुराल भेजने की यात्रा है। राजजाता में मां नंदा को भगवान शिव की पत्नी माना जाता है और कैलाश हिमालय भगवान शिव का निवास है। कुमाऊनी कवि गुमानी का जन्म स्थान है काशीपुर। कुमाऊनी कवि गुमानी का जन्म 10 मार्च 1790 को काशीपुर में हुआ था। इनका पैतृक निवास स्थान ग्राम ऊपरपाड़ा, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ था। इनका मूल नाम लोकनाथ पंत था। कहते हैं काशीपुर के महाराजा गुमान सिंह की सभा में राजकवि रहने के कारण इनका नाम लोकरत्न गुमानी पड़ा और कालांतर में ये इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। मधुकोश काव्य संग्रह के रचनाकार हैं पार्थ सारथी डबराल।
मधुकोश काव्य संग्रह के रचनाकार पार्थ सारथी डबराल है, जिनका जन्म 1936 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। नानी मरी दादी की इनकी हास्य व्यंग्य परक रचनाओं का संग्रह है। धरती से पृथ्वी इनका चर्चित खंड काव्य है। न्यौली लोकगीत संबंधित है उत्तराखंड से। न्यौली उत्तराखंड का लोकगीत है। ऐसे गीतों को वनों के गीत कहना उपयुक्त होगा, क्योंकि गीत जंगलों में प्राय स्त्री पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। ये न्योली गीत प्रेम परक गीत होते हैं। पुरुष गायक इन गीतों को न्योली और स्त्री गायिका अपने गीत में न्योला तथा न्योल्या शब्द का संबोधन रूप में पुनरावृत्ति करती है। रिक्त वाक्य की पूर्ति के लिए वह प्रतिदिन भ्रमण के लिए सांध्यकालीन भ्रमण के लिए निकलता वह प्रतिदिन सांध्यकालीन भ्रमण के लिए निकलता है। उपर्युक्त रिक्त स्थान पर सांध्यकालीन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। पूरा वाक्य इस प्रकार होगा, वह प्रतिदिन संध्याकालीन भ्रमण के लिए निकलता है। हिंदी दिवस निम्नलिखित में से हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 12 सितंबर को राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो आज की कक्षा आप लोगों को कैसी लगी? बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन था। ये आज की कक्षा में ऐसे प्रश्न थे जो अभी तक आप लोगों ने शायद ही किसी प्रैक्टिस में देखे होंगे। तो अपने विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।